भारत के इतिहास में मुंबई शहर पर साल 1993 में जो आतंकवादी हमला हुआ, उससे पहले उससे बड़ा अटैक कभी नहीं हुआ था। मात्र 2.5 घंटे के भीतर एक के बाद एक लगातार 12 धमाके हुए। बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई और नुकसान भी हुआ। इस हमले के बाद मुंबई ही नहीं पूरे देश में बहुत कुछ बदल गया। आतंकवाद का एक नया और खौफनाक चेहरा लोगों के सामने आया। अंडरवर्ल्ड की 60 गांठ पहली बार आतंकवादियों से सामने आई। वो लोग जो कभी अंडरवर्ल्ड के लोगों को हल्के में लेते थे, उन्हें एक सीख मिली। पहली बार आतंकवाद और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन के बारे में लोगों को जानने को मिला। लेकिन 12 मार्च 1993 से 3 दिन पहले पुलिस को इम्पोर्टेंट इनपुट मिला था, जिसे उसने इग्नोर कर दिया। आखिर क्या था वो इनपुट, और अगर पुलिस इस पर एक्शन ले लेती तो क्या 1993 के ब्लास्ट रुक सकते थे? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। आप बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। अगर आपको अनुराग कश्यप के द्वारा डायरेक्टर फिल्म ब्लैक फ्राइडे याद होगी, डेफिनेटली उसका सब्जेक्ट भी आपको याद ही होगा। इस फिल्म में सीआईडी के ऑफिसर अभिजीत ने भी रोल किया। 12 मार्च 1993 दोपहर 1:28 का समय। मुंबई में सब कुछ सामान्य चल रहा था। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के जीजी भाई टावर की अंडरग्राउंड पार्किंग में एक कार खड़ी थी। उस कार में एक धमाका होता है। ये धमाका इतना भयानक था कि इसमें 217 लोग घायल हुए और 84 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद मुंबई के कत्था बाजार में 2:15 बजे यानी कि 2:15 बजे एक स्कूटर में उसमें ब्लास्ट हुआ। 5 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इस धमाके में 6 लोग घायल भी हुए। इसके बाद 2:30 बजे शिवसेना भवन के पास लकी पेट्रोल पंप के करीब धमाका होता है, जहां 4 लोग मारे गए और कुछ लोग घायल हुए। चौथा धमाका इसके 3 मिनट बाद हुआ था। मरीन ड्राइव में एयर इंडिया के एक बिल्डिंग है, जिसमें खड़ी एक कार में ब्लास्ट होता है और इसमें 20 लोगों की मौत हुई। 85 लोग घायल हुए। 2:45 बजे पर 5वां धमाका होता है। 5वां धमाका मरीन ड्राइव के पास माहिम में हुआ, जिसमें 3 लोग मारे गए और कुछ लोग घायल हुए। 6ठा धमाका वर्ली के पासपोर्ट ऑफिस के सेंचुरी बाजार में। इसके पहले तक जो बम ब्लास्ट किए गए थे वो कार, स्कूटर जैसे वाहनों पर किए गए थे, लेकिन इस बार सड़क पर मौजूद मेन होल में बम प्लांट किया गया। जैसे ही बेस्ट की एक डबल डेकर बस का पहिया एक मैन होल पर पड़ा, एक जबरदस्त धमाका हुआ और इस धमाके में 113 लोगों की मौत हुई, 227 लोग घायल हुए। इसके बाद 7वें धमाके की खबर आई जवेरी बाजार से, जहां एक स्कूटर में बम प्लांट किया गया था। इसमें 17 लोग मारे गए थे। 8वां धमाका मुंबई के सी रॉक होटल में हुआ। इसमें किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन होटल के कमरे में RDX भरा एक सूटकेस था। इसमें होटल को काफी नुकसान हुआ। ये धमाका 3:10 पर हुआ। ये पहला ऐसा ब्लास्ट था जिसमें किसी की मौत नहीं हुई। इसके बाद 9वां धमाका प्लाजा सिनेमा के पास हुआ, जिसमें 10 लोग मारे गए। इसके बाद 10वां धमाका जुहू के सेंट्रल होटल में हुआ, जहां कार पार्किंग में खड़ी एक कार में धमाका हुआ। इसमें किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन 3 लोग घायल हुए। इसके बाद 11वां धमाका सहारा एयरपोर्ट के पास हुआ। इसमें हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया था। आतंकवादी हैंड ग्रेनेड फेंक कर भाग गया। इसमें कुछ लोग घायल हुए पर किसी की मौत नहीं हुई। 3:40 पर 12वां और अंतिम धमाका हुआ, जो मुंबई के जुहू में स्थित सेंटूर होटल के पास मुंबई एयरपोर्ट के नजदीक हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हुई, 8 लोग घायल हुए। इन धमाकों से न केवल पूरी मुंबई दहल गई, बल्कि पूरा देश ही हिल गया। जहां मुंबई पुलिस का पूरा अमला सड़कों पर दौड़ रहा था, वहीं बदहवास से मुंबई कर अपने अपने घरों की तरफ दौड़े। कुल 2 घंटे 12 मिनट के अंतराल में 12 धमाके हुए और इनमें 257 लोगों की मौत हुई, लगभग 700 से ज्यादा लोग घायल। इसके साथ ही करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान भी। उस समय समाचार के ज्यादा साधन मौजूद नहीं थे। समाचार पत्रों के अलावा दिल्ली दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर भी ये खबर चलने लगी। देश का हर एक नागरिक इस खबर को सुनने के बाद परेशान हो गया। पूरी दुनिया में मुंबई बम धमाकों का ये पहला ऐसा डेंजरस इंसिडेंट था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। धमाकों के बाद सबसे पहला काम घायलों को अस्पताल पहुंचाना और उनका इलाज कराना था। इसके बाद दिल्ली से हाई लेवल की टीम पहुंची और इस मामले की जांच के लिए 3 अलग अलग टीमें बनाई गई। इनमें से एक टीम का जिम्मा मुंबई पुलिस में उस वक्त के डीसीपी रहे राकेश मारिया को दिया गया। राकेश मारिया अंडरवर्ल्ड में अच्छी जानकारी और समझ रखते थे। एक टीम को लीड करने का जिम्मा मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर SS सामरा को दिया गया और तीसरी टीम को लीड कर रहे थे अरूप पटनायक। लोगों के बीच बम ब्लास्ट को लेकर ये मैसेज सर्कुलेट होने लगे कि किसी भी लावारिस वस्तु को देखे तो छुए नहीं, बल्कि पुलिस को इन्फॉर्म करे। इसी मैसेज का असर था कि दादर इलाके में एक लावारिस स्कूटर की सूचना मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंची और पुलिस ने जब बम निरोधक दस्ते के साथ स्कूटर को अपने कब्जे में लिया तो उसमें से 15 किलो RDX प्राप्त हुई। इसी दिन स्कूटर मिलने के कुछ घंटे बाद पुलिस को वर्ली इलाके में एक लावारिस मारुति वैन होने की सूचना मिली। पुलिस जब वहां पहुंची और वैन को अपने कब्जे में ले लेती है तो उसमें
बड़ी संख्या में हैंड ग्रेनेड और AK-47 राइफल मिली। इसी मारुति वैन के रजिस्ट्रेशन नंबर से जब इसका एड्रेस की तलाशी की गई तो ये पता चलता है कि माहिम एरिया में दरगाह रोड पर एक अल हुसैनी बिल्डिंग का पता लिखा हुआ है। ये गाड़ी किसी रुबीना सुलेमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। रुबीना सुलेमान टाइगर मेमन के बड़े भाई सुलेमान मेमन की पत्नी थी। टाइगर मेमन एक स्मगलर के तौर पर जाना जाता था। पुलिस की टीम जब वहां पहुंची तो अल हुसैनी बिल्डिंग में ताला लगा था। पूछताछ पर पता चला कि घर के सारे लोग ब्लास्ट वाले दिन ही सुबह 4 बजे दुबई के लिए रवाना हो गए। इसके बाद पुलिस घर का ताला तोड़कर अंदर तलाशी लेती है तो वहाँ उसे कोई क्लू नहीं मिलता, केवल एक चाबी मिलती है। इस चाबी को दादर में मिले स्कूटर के साथ जब चेक किया जाता है तो स्कूटर स्टार्ट हो जाता है, यानी ये चाबी उसी स्कूटर की थी। इस मामले में पुलिस के लिए ये पहला क्लू था। इसके बाद टाइगर मेमन के पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो उसके मैनेजर असगर मुकदम की जानकारी मिली। पुलिस ने असगर मुकदम को उठाया और उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि 11 मार्च को टाइगर मेमन का उसके पास फोन आया था। उसने कहा कि उसे अगली सुबह किसी काम से फैमिली को लेकर दुबई जाना है, इसलिए वो टिकट और बोर्डिंग पास वगैरह लेकर सुबह 4 बजे एयरपोर्ट पर मिले। वो सारे कागजात लेकर एयरपोर्ट पर उनसे मिला, उन्हें पेपर मिला और कहा कि घर का ख्याल रखना। इसके बाद जब वो वापस टाइगर मेमन के घर पहुंचा तो घर के गैराज वाले एरिया में जावेद चिकना और कुछ लोग वहाँ खड़ी स्कूटर और कार में कुछ काली चिपचिपी सी चीज भर रहे थे। कुछ एल्यूमिनियम की छड़ें भी मौजूद थी। उसके बाद उसने देखा कि वो सारे के सारे लोग उन्हीं स्कूटर और कार को लेकर वहाँ से चले गए। इसके अलावा उसे कुछ समझ में नहीं आया। जब वो अपने घर आया तो दोपहर में उसे पता चला कि मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं, पर वो ये नहीं जानता था कि उन्हें स्कूटर और कार का इस्तेमाल ब्लास्ट में किया गया है। 23 मार्च को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जवेरी बाजार स्थित इमामी मंजिल बिल्डिंग की सीढ़ियों पर से कुछ सूटकेस बरामद किए, जिनमें 200 हैंड ग्रेनेड और AK-46 राइफल मिली। इसके साथ ही पुलिस याकूब नाम के एक शख्स को गिरफ्तार करती है और उसकी निशानदेही पर मुंब्रा इलाके के एक घर में छापा मारती है। वहां से उसे 32 RDX के बैग मिलते हैं। इनमें 574 किलो जिलेटिन और 1032 किलो RDX मौजूद था। इसके बाद 2 अप्रैल 1993 पुलिस के एक सिपाही की सूचना पर नांगला गांव में समुद्र के पानी के भीतर 20 बोरे जिलेटिन और 20 बोरी RDX बरामद हुई। इस RDX का कुल वजन 2380 किलो था। भारत में इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में RDX नहीं पकड़ा गया। इसके बाद 11 अप्रैल को पुलिस ने अपनी जांच के दौरान मुंबई के बिल्डर इब्राहिम चौहान को पकड़ा। उससे पूछताछ की तो उसने सीधे सीधे दाऊद इब्राहिम, उसका बड़ा भाई अनीस इब्राहिम, अबू सलेम के साथ साथ कई और लोगों के भी नाम लिए। इनमें संजय दत्त का नाम भी शामिल था। इसके अलावा 2 फिल्म प्रोड्यूसर हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगोरा का भी नाम लिया। उसने बताया कि हनीफ कड़ावाला ने कहा था कि अनीस इब्राहिम ने संजय दत्त के घर पर गिटार और टेनिस बॉल पहुंचाने के लिए कहा था। गिटार यानी कि AK-56 और टेनिस बॉल यानी हैंड ग्रेनेड। अनीस इब्राहिम के कहने पर अबू सलेम संजय दत्त के घर 9 AK-56 राइफल और 80 हैंड ग्रेनेड लेकर पहुंचता है। संजय दत्त अब अबू सलेम से मिलता है और केवल AK-56 राइफल रख लेता है, बाकी वापस कर देता है। बाद में AK-56 राइफल को रखने के चक्कर में संजय दत्त को सजा भी होती है। संजय दत्त विदेश में शूटिंग करके लौटते हैं। 19 अप्रैल 1993 को उन्हें एयरपोर्ट से ही मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद अपने कस्टम ऑफिसर SN सिंह को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि इनका जिम्मा था समुद्र के रास्ते को सिक्योर करने का। लेकिन इन्होंने पैसे लेकर इन चीजों को आने दिया। इसके अलावा अपने कुछ पुलिस वालों को भी मोबाइल पुलिस गिरफ्तार करती है, खास तौर से उनको जो डी कंपनी के पैसों पर पलते थे। दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आने के बाद इस मामले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने की भी बात सामने आई। इसके बाद पुलिस 10 मई 1993 को यूपी के रामपुर से बादशाह खान को गिरफ्तार करती है, जो कि इन धमाकों में शामिल था। बादशाह खान ने बताया कि मुंबई ब्लास्ट की पूरी कहानी टाइगर मेमन ने रची थी, जिसमें उसने दाऊद इब्राहिम की मदद ली। याकूब मेमन और दूसरे लोगों के साथ मिलकर लोगों को जिहाद के नाम पर उकसाया और इनसे कहा कि अपनी टीम बनाओ। कुल 19 लोगों को इस काम के लिए तैयार किया गया। इन्हें ट्रेनिंग के लिए दुबई के रास्ते पाकिस्तान में भेजा गया। इनकी निशानदेही पर मुंबई पुलिस बड़ोदरा जाती है और वहाँ के तुलसी होटल से 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार करती है जो बम प्लांट करने में शामिल थे। इतनी जानकारी हाथ लगने के बाद मुंबई पुलिस को इन धमाकों के पीछे जो स्टोरी समझ में आई, उसके अनुसार 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उसके बाद देश में दंगे हुए। वो मुंबई में भी दंगा हुआ था।
इन दंगों के दौरान टाइगर मेमन का ऑफिस भी जला दिया गया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने ये सारी प्लानिंग रची। इसके बाद टाइगर मेमन दुबई जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात दाऊद से होती है। इन हमलों की प्लानिंग भी होती है। यहाँ आने के बाद टाइगर 19 लड़कों को तैयार करता है और 3 खेप में उन्हें पाकिस्तान भेजता है। ट्रेनिंग के लिए पहली खेप 13 फरवरी 1993 को रवाना होती है। 7 लड़कों की दूसरी खेप में 17 फरवरी को 3 लड़के जाते हैं और 19 फरवरी को 9 लड़के पाकिस्तान पहुंचते हैं। ट्रेनिंग लेने वालों में जावेद चिकना, याकूब मेमन, गुल मोहम्मद के साथ 16 और लड़के रहते हैं। पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने के बाद 4 मार्च को ये 19 लड़के वापस मुंबई आते हैं। इसके बाद इन सभी का काम होता है बम प्लांट करने के लिए सही जगह की तलाश करना और उसकी रैकी करना। सबको अलग अलग एरिया मिल जाता है। इनमें से एक लड़का गुल मोहम्मद अचानक इस मुहिम से पीछे हटने का फैसला करता है और ये बात वो अपने एक साथी को बताता है, जहाँ से बात टाइगर मेमन तक पहुँचती है। टाइगर मेमन अपने आदमियों को उसे मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन गुल मोहम्मद अंडरग्राउंड हो जाता है। 9 मार्च को गुल मोहम्मद खुद पुलिस के सामने सरेंडर करता है और पुलिस को सारी प्लानिंग के बारे में बता देता है। यहाँ तक कि वो शिवसेना भवन, एयर इंडिया की बिल्डिंग जैसे कई जगह के नाम भी बताता है। यहाँ पर बम ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि उस वक्त तक तारीख गुल मोहम्मद को भी नहीं मालूम थी, इसलिए उसने तारीख नहीं पता थी। लेकिन पुलिस ने इसकी बात को सीरियसली नहीं लिया और उनकी दलील ये थी कि इसमें सब कुछ बताया था, लेकिन डेट नहीं बताई। कुल मिलाकर पुलिस ने गुल मोहम्मद के इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर दिया। इधर गुल मोहम्मद के सरेंडर की खबर टाइगर मेमन को लग जाती है। टाइगर मेमन ने शिवाजी की जयंती पर मुंबई में ब्लास्ट करने की साजिश रची, लेकिन गुल मोहम्मद के सरेंडर करने के बाद उसने अगले 48 घंटे में ब्लास्ट करने का मन बनाया और 12 मार्च की डेट डिसाइड की। इसके बाद एक एम्बेसडर कार, एक महिंद्रा जीप, 4 स्कूटर, 3 मारुति 800 और 2 मारुति वैन, एक मोटरसाइकिल टाइगर मेमन के घर लाए जाते हैं। सभी वाहनों में विस्फोटक भर के उन्हें उनकी तय जगह पर पहुंचा दिया जाता है। सभी का टाइम टाइगर मेमन ने ही तय किया था। 12 मार्च की सुबह मील फैमिली दुबई के लिए रवाना हो गई और उनके लड़के ब्लास्ट करने के लिए मुंबई के अलग अलग जगहों के लिए रवाना हो गए। इस ब्लास्ट की खबर जब दाऊद इब्राहिम ने सुनी और इस तबाही को देखा तो उसके भी हाथ पांव फूल गए, क्योंकि इसके इम्पैक्ट के बारे में उसने नहीं सोचा था। कहते हैं कि उस वक्त उसने 2 शर्तों के साथ सरेंडर करने की भी बात कही, जिसमें उसने कहा था कि उसका नाम इस मामले से हटा दिया जाए, सारे केस वापस ले लिए जाएं और वो पुलिस की हिफाजत में रहे। लेकिन सरकार ने उसकी बात नहीं मानी। इसके बाद दाऊद इब्राहिम दुबई से गायब हो गया। मुंबई पुलिस ने 30 जून 1995 में इसे टाडा अदालत में पेश किया और मामले का ट्रायल शुरू हुआ। बाद में मामला सीबीआई को दे दिया गया। सीबीआई ने भी इस मामले की जांच की और 124 लोगों को आरोपी बनाया और 16,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। 7 आरोपी पुलिस एनकाउंटर या गैंगवार में मारे गए। 35 आरोपी अभी भी फरार हैं। साल 2007 में इस मामले का फैसला आया और 12 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। बाद में ऊपर की अदालत में केवल याकूब मेमन की फांसी की सजा को बरकरार रखा गया, बाकी को उम्र कैद में बदल दिया गया। बाद में याकूब मेमन को फांसी दे दी गई। फिलहाल दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो दोस्तों, ये थी मुंबई ब्लास्ट की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, अगर पुलिस मोहम्मद गुल की बात मान लेती तो मुंबई के ब्लास्ट रुक सकते थे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।